बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, कमरे में दाखिल होते ही उसके मुंह से निकला था। पूरे कमरे में जा बजा उसकी कामयाबी की शील्ड्स, उसके करियर की कामयाबी की पिक्स, उसके अवार्ड, सब कुछ था। कुछ मुलजमों की पिक्स, उसके केसेस की पिक्स जो गुजर चुके थे और जो चल रहे थे, सब की। वो सर से अपनी हड्डी की कैप को पीछे करती हर दीवार पर लगी तस्वीर को यके बाद दीगर घूर रही थी। सीरियल किलर प्रोजेक्ट कमरे के कोने के पास पड़े व्हाइट बोर्ड पर लिखी तहरीर पढ़कर वो रुकी थी, जिस पर बहुत सारे पॉइंट्स नोट थे। इनमें से कुछ पॉइंट्स वैसे ही थे जो उसने अपनी डायरी पर घर में नोट किए थे। उसने जल्दी से क्रॉस बैग में से अपनी डायरी निकालकर चेक किया था। सब कुछ ही तो सेम था जो उसने केले में लिखा था, वैसे ही सब कुछ बोर्ड पर भी लिखा था। वो पढ़ते पढ़ते निचले 4 पॉइंट्स पर रुकी थी। ये वो पॉइंट्स थे जो खुद उसके जहन में भी नहीं आए थे। ये पॉइंट्स लाइनिंग, म्यूजिक बॉक्स, म्यूजिक धुन, मिरर का कपल हिट, वुड लीक। ये क्या, ये कैसे पॉइंट्स हैं? क्या इन पॉइंट्स का कोई ताल्लुक है इससे? मतलब क्या वो इन तीनों चीजों से भी कनेक्टेड है? कुछ ऐसा है जो मुझे पता नहीं है, जो मुझसे छुपा है। पढ़ते हुए वो उठ की थी। उसका दिमाग 240 की स्पीड में भाग रहा था। क्या ये चारों चीजें इस कछुए ने वहां से गायब करवा दी थी? खुद की इन्वेस्टिगेशन के बाद वो जहरीला गुस्से से बुड़बुड़ाई थी। इससे पहले कि बैग में से पेन निकालकर वो ये सब नोट करती, कदमों की चाप से अलर्ट होती वो कमरे में मौजूद फाइल्स वाली अलमारी की ओर के पीछे छुपी थी। वो बड़े रिलैक्स मूड में अंदर दाखिल हुआ था। लेडीज परफ्यूम नथनों से टकराई थी। ब्लैक कोट उतारकर कुर्सी की पुश्त पर रखा था। फिर कफ लिंक्स खोलकर कफ फोल्ड किए थे। हल्के बालों से ढकी कलाइयां बाजू फहा की नजरों के सामने लहराए थे। टाई की नाट ढीली करके उसने एक लंबा सांस लिया था, खुद के गुस्से और इश्तियाल को दबाने के लिए। वो इस टाइम इसके सीक्रेट रूम में मौजूद थी, उसकी इजाजत के बगैर। उसके इस कमरे में मौजूद थी जहां उसकी खुद की बहन और दादी को भी आने की इजाजत नहीं थी, जहां चिड़िया की मक्खी भी नहीं आ सकती थी। वो लड़की इतनी हिम्मत कैसे कर पाई? वो ये भी जानता था कि वो सिपाही ये कार गुजरेगी, इसलिए उसका भी लह अमल उसने खुद तैयार किया था। ऐसा जाल बिछाया था जिसमें वो खुद आकर फंसी थी। जानता था कि वो कहाँ छुपी हुई है और उसके छुपने का भी उसने खुद इंतजाम किया हुआ था। शर्ट के सामने के 2 बटन खोलकर उसने खुद को मजीद रिलैक्स किया था। माथे पर बिखरे बालों में उंगलियां फंसाकर पीछे किया था। पर्सनैलिटी, उसके चेहरे की कशिश, उसकी पर्सनैलिटी देखकर फाह का दिल धड़का था। जिस रुख वो खड़ा था, इस रुख से उसे वो साफ नजर आ रहा था। खड़ी मगरूर नाक, दरमियानी आंखें, गंदमी रंगत, उनाबी होंठ, चेहरे पर सजी घनी मूंछें और हल्की दाढ़ी। मूंछों के बल नाक के नीचे अलग मगरूर बने हुए थे। कोई भी लड़की एक ही नजर में देखकर उसके साथ की चाह कर बैठे ऐसी थी। उसकी जानलेवा पर्सनालिटी, मर्दाना वजहत का तलस्मी शाहकार था वो। यही वजह थी कि इंटरनेट पर इसकी फैन फॉलोइंग बहुत थी, जिनमें से 1/3 से लड़कियों का था। वो एक काबिल अफसर होने के साथ एक गुड लुकिंग हैंडसम SHO था। फहा आज पहली बार उसे ऐसे अपने सामने देख रही थी, वरना तो कई बार वो उसे न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया पर ही देखती आई थी। इस यूजलेस सिपाही को बोलो ये खेल घर पर अपने बहन भाइयों के साथ खेल ले। ये केस बच्चों का खेल नहीं है और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बच्चों के खेल खेलने वाली सिपाही से मिलने का, और ना ही मेरे पास कोई फालतू टाइम है। इसको मुझसे और इससे दूर है। उसके चेहरे के देखते फहा के कानों में बाज गुजारिश हुई थी हैसम के लफ्जों की। कल जब वो इसे मिलने की खातिर उसके ऑफिस गई थी ताकि कुछ पॉइंट डिस्कस कर सके, तो उसने अपने हवालदार से ये सब कहा था जो फहा ने उसके ऑफिस के बाहर खड़े सुना था, और वहीं से वापस मुड़ी थी गुस्से से। मुझे यूजलेस सिपाही बोला तारा। वेट, हैसम, वलीद खान, ये केस मैं दुनिया के सामने हल करूंगी, उसने ज़ेरे लब गुस्से में कहा था। हेलो, काफ़ी भिजवा दो ऑफिस रूम में और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं सारी रात इसी रूम में रहने वाला हूँ। इंटरकॉम पर इतला देते उसने रिसीवर रखा था। फिर चलता उसी व्हाइट बोर्ड के पास आया था। शर्ट ये मैं कैसे भूल गया रिमूव करना। नीचे के पॉइंट देखकर उसने दिल में खुद को पूछा था। फिर स्पेंज रिमूवर लेकर उसे साफ किया था। फिर इन चारों पॉइंट्स पर FAHA लिखा था। ये सुस्त कछुआ क्या कर रहा है? ये तो मेरा नाम बन रहा है। कहीं से शक तो नहीं हो कि मैं इस रूम में हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या अल्लाह, अभी तो मैंने वो पॉइंट लिखे भी नहीं थे। क्या थे वो? म्यूजिक, धुन, वुड, टेबल। ओह गुड, मुझे इतनी सर्दी में पसीने क्यों आ रहे हैं? ऊपर से सारी रात इसका यही रुकने का प्लान है। क्या करूं मैं? या अल्लाह, इस मनहूस कछुए को थोड़ी देर के लिए यहाँ से गायब कर दे और खुद पर फूंक मारते अपने माथे से पसीना साफ करते। वो ज़ेरे लब दोहरा रही थी। दफ्तन इसकी नजर अलमारी पर बैठी छिपकली पर पड़ी थी। लिजर्ड इस खौफ के मारे उसे देखकर मिनटों में रंग उड़ा था। वो बिल्कुल इसके मुंह के पास ही तो बैठी थी। 2 इंच की फसल पर शश, उसने दबी आवाज में उससे डराया था।
ایسے کہ اس کی آواز اس کے خود کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی، کچھ جا کے چھپلی تک پہنچتی۔ جب کہ حسم سامنے لگے شیشے میں واضح ہوتے اس کے عکس کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر ڈرما تھے اور چہرے پر بکھرے پسینے کے قطرے پیلی رنگت وہ محسوس ہو رہا تھا۔ اب جانے کیوں پر اسے اب مزہ آ رہا تھا۔ وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ زیر لب اب قرآنی آیتیں دہرا رہی تھی، باہر نکل نہیں سکتی تھی اور سامنے بیٹھے چھپکلی کو دیکھ کر اس کی آدھی سے زیادہ روح فنا ہو چکی تھی۔ وہ جانور ایسے تھے جو فاہ کی جان نکال دیتے تھے کہ ایک کاکروچ، دوسرا چھپکلی اور حسم ولید خان نے اس کی سانس و تاک کے بارے میں انویسٹیگیشن کروا لی تھی۔ پھر وہ یہ کیسے نہ جانتا کہ وہ چھپکلی اور کاکروچ سے ڈرتی ہے۔ اس کی حالت دیکھتے اب حسم نے جھک کر ٹیبل کے نیچے بڑا ایک باکس کھولا تھا، جس میں سے 4-5 کاکروچ نکل کر حسم ولید خان کی فوج بنے کمرے میں ارد گرد پھیل چکے تھے۔ یس، کمرے پر ہوتی دستک پر وہ سیدھا ہوا تھا اور بولا تھا، سر کافی۔ ملازم نے اندر آتے کافی کا کپ رکھتے ہوئے کہا تھا، رکو، تمہیں کیا یہاں سے لیڈیز پرفیوم کی خوشبو آ رہی ہے کیا؟ یہاں کوئی آیا تھا؟ یہاں کوئی ہے؟ ملازم کو کپ رکھتے دیکھتے ہی حسم نے پوچھا تھا، اس سے محظوظ ہوتے فاہ کو مزید ڈراتے۔ جی سر، آ تو رہی ہے، رکے میں دیکھتا۔ ملازم نے سانس اندر کھینچتے یقین دہانی کرتے کہا تھا، پھر کمرے میں دیکھنے لگا تھا اور پھر الماری تک پہنچا تھا۔ یا اللہ پلیز بچا لے۔ فاہ نے آنکھیں شدت سے بند کرتے کہا تھا، رکو، تم جاؤ، ہو سکتا ہے دادو یا زویشا آئی ہو۔ اس کو الماری کے پاس پہنچتے دیکھتے حسم نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے کہا تھا، کیونکہ سامنے شیشے میں فاہ کی حالت دیکھ کر اس کا دل کیا تھا زور سے کہہ کلگائے جو خود میں سمٹی بس فوت ہونے کو تھی۔ جی سر، ملازم کہتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ کافی کا سپ لیتے حسم نے اپنی شرٹ کا ایک بٹن مزید کھولا تھا، پھر ریلیکس ہو کر کرسی پر بیٹھا تھا اور کمرے میں گھومتے کاکروچوں کو دیکھنے لگا تھا۔ اس بار وہ اس سپاہی کو ایسا سبق سکھانا چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ اس کے راستے میں نہ آئے، اس لیے خود کے غصے پر بے جبر کر رہا تھا۔ کاکروچ چپلی کے بعد ایک کاکروچ کو اپنے شوز کی سطح پر رینگتے دیکھ کر اب اس کا حال خوش ہوا تھا، چہرے سے پسینہ ٹپک کر اب اس کی گردن پر اترنے لگا تھا۔ سپرے، کامتے لفظ اس کے دل میں گونجے تھے۔ بیگ میں سے سپرے نکالنے لگی تھی کہ وہی کاکروچ اڑ کر اس کے بازو پر بیٹھا تھا۔ اوہ نو، آئی ول کل یو، فوفو، ایشی بچاؤ۔ زوردار چیخ مارتے وہ باہر نکلی تھی اور حسم کی طرف بڑی تھی جہاں ایک دوسرا کاکروچ اڑ کر اس کی ہڈی پر بیٹھا تھا۔ حسم کے کان کے پردے ہلے تھے۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر کافی کپ سائڈ پر رکھتے وہ یکدم کھڑا ہوا تھا۔ جب اس کی طرف آتے اس کے سینے سے لگی تھی کانپتے ہوئے، پلیز بچا لے مجھے، میں نیکسٹ ٹائم نہیں آؤں گی، پلیز۔ روتے ہوئے وہ اس کی شرٹ کو پیچھے سے اپنی مٹھیوں میں جکڑے اس کے چوڑے سینے میں گھستی اس سے التجا کر رہی تھی اور وہ اس کے لمس پر اپنی جگہ سے ہلنے سے بھی قاصر ہوا تھا۔ پسینے سے بھیگا، تھر تھراتا ڈرا ہوا وجود اپنی تمام تر رہنائیوں کے ساتھ اس کے سینے کے ساتھ لگا تھا۔ اس کی آواز کا خوف، اس کے گرد مضبوط حصار، اس کی دھونکنے کی طرح چلتی سانس سے ہر بار منت کرتے باہوں کا گھیرا تنگ اور مضبوط کرنا اس شخص کے لیے ایک عجیب احساس تھا جس نے کبھی عورت ذات کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، خود کو سنبھال کر رکھا تھا۔ بس اس کے لیے جو اس کی متحیات ہوگی، اس کا شروع سے ہی ماننا تھا کہ وہ جو اس کی ہوگی، اس کے سارے جذبے، اس کی چاہ، اس کی نفرت، اس کا مان، اس کی لڑائی، اس کی نظر، سب کی وہ حقدار ہوگی۔ اور آج ایک غیر محرم لڑکی اس کے سینے کے ساتھ لگی کھڑی ہے اور حسم کو اس کا ڈر، اس کا حصار، اس کا خوف زچ نہیں کر رہا، اپنا لگ رہا ہے سب۔ نہیں، حسم نے سوچتے سارا جھٹکا تھا، پھر اسے خود سے الگ کرتے دیوار کے ساتھ پن کرتے اس کی دونوں بازو کو اس کی کمر کے پیچھے لے جا کر موڑا تھا۔ آنکھوں میں لال انگارے بھرے منٹوں میں وہ رحم دل سے ظالم بنا تھا۔ منع کیا تھا نا تمہیں کہ مجھ سے اور میرے کیس سے دور ہو، وہ اس کے منہ پر گھرایا تھا۔ پلیز حسم، اس کاکروچ کو ہٹاؤ، میں مر جاؤں گی، میرا دل بند ہو رہا ہے، آئی ایم اسکیئرڈ۔ یہ تم نے جان بوجھ کر کیا ہے نا، تم مجھے ایسے ہرا نہیں سکتے، اس نے اپنے آنسو پیتے کہا تھا۔ اس کا دل واقعی کسی زلزلے کی طرح لرز رہا تھا، جسم سے روح علیحدہ ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جو کراٹا بلیک بیلٹ تھی، مضبوط اعصاب کی مالک، دلیر نڈرڈ، وہ اسے اس کے خوف سے ہرا رہا تھا۔ کیسے ہرا سکتا ہوں میں تمہیں ایسے؟ اس نے اس کی ہڈی سے کاکروچ پکڑ کر اس کے لبوں کے پاس لاتے کہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی، وہ محسوس ہوتا اسے مزید ڈرا رہا تھا۔ اس کا خوف، اس کا رویا ہوا چہرہ، اس کا لرزنا، آہیں بھرتا سسکتا وجود حسم کے غصے کو ٹھنڈا کر گیا تھا۔ وہ اس کو پوری سزا دے چکا تھا بغیر اجازت اس کے کمرے میں گھسنے کی۔ وہ پھر سے اتنا زوردار چلائی تھی کہ اس کے لبوں کے پاس موجود کاکروچ بھی ڈرا ہوگا۔ نو، کاکروچ کے اپنے لبوں سے ٹچ ہوتے دیکھ وہ سانس ہی روک گئی تھی۔ فقط چہرے کے ساتھ اور ڈوباتی آنکھوں کے ساتھ اس نے آخری نظر حسم کو دیکھا تھا اور وہیں لہرا کر اس کے سینے کے ساتھ لگی تھی اور بے ہوش ہوئی تھی۔
उसका वजूद बर्फ में लगा था। एकदम से फहा इसको झूलता देख एकदम परेशान हुआ था वो खुद भी। फहा उसके झूलते वजूद को बाजू पर डाले उसकी गालों को सहलाते हुए कहा था, मगर वो बेहोशी थी, हिलने से भी कासिर। उसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। फहा इसने उसके गाल पर अंगूठा सहलाते कहा था। आज वो भी पहली बार उसे देख रहा था, वरना उसने भी उसका काफी नाम सुना था, सिपाही फहा सुल्तान चौधरी। गीले गाल, सुर्ख सफेद रंगत, किसी भी मेकअप से पाक, पलकें इतनी घनी और मुड़ी हुई थी कि किसी मस्कार की जरूरत ही ना उसे कभी पड़ती होगी। भूमें भी गहरी काली थी, छोटी सी झुकी हुई नाक और नाक की टाप पर बना छोटा सा तिल, गुलाबी होंठ, नरम गाल। पल भर में वो गुम हुआ था उसके नकोश में, मगर इससे पहले कि होश होता खुद को सरजनिश करता, उसके नाजुक ठंडे वजूद को बाजू में उठाए बेडरूम में लाया था। क्या करूं यार, उसने बेबसी से कहा था। उसके बेड पर पड़े सरापे को देखते फिर पानी के छिंटे मारते उसके चेहरे पर, मगर वो अब भी नहीं हिली थी। अब उसे सच में परेशानी हुई थी। उसकी नंबर हाथ में पकड़ कर देखी थी, वो चल रही थी। परेशान होते उसने मोबाइल पकड़ा था और एक नंबर डायल किया था। हेलो जवाद, क्लिनिक पर हो? ओके, मैं आ रहा हूँ कहते उसने फोन रखा था। फिर दरवाजा खोलकर बाहर देखा था। रात के 2 बज रहे थे, सब शायद अपने कमरों में सो रहे थे। उसे बाहों में भरे वो बाहर आया था, गाड़ी में डालकर उसे क्लिनिक लेकर गया था। क्या हुआ, कौन है ये? जवाद ने उसको फहा को स्ट्रेचर पर लिटाते देख कर पूछा था। और ये यार एक केस में टांग अड़ा रही थी, बस थोड़ा सा डराया तो बेहोश हो गई। हैसम ने गड़बड़ाते हुए जवाद को बताया था, जो अब उसका तफसीली मुआयना कर रहा था। ये तुमने थोड़ा सा डराया, इसे शुक्र को ये मरी नहीं है। इस छोटी सी लड़की ने क्या टांग अड़ानी थी तुम्हारे केस में? हमें उसका हार्ट पंप करना होगा, उसकी धड़कनें बहुत स्लो चल रही हैं। जवाद ने गुस्से से हैसम को घूरते हुए कहा था। व्हाट, मैंने तो बस इसे काकरोच और लिजर्ड से वो कहते कहते रोका था। हैसम, कुछ लोगों को डर उनके आसाब और दिल पर हावी होकर उनकी जान भी ले लेता है। देख रहे हो इसका पीला पड़ता और ठंडा वजूद, शुक्र करो ये मरी नहीं है, बच जाएगी, बाहर वेट करो अब। जवाद ने अफसोस से सर हिलाते कहा था। वो मुर्दा कदम उठाता बाहर आया था। शुक्र वो मरी नहीं है। इसके कानों में लफ्ज गूंजे थे जवाद के। अगर वो मर जाती तो वो तो बस अपने शौक के पीछे, मगर मेरे कहने के बावजूद, इसने ये सब मेरे मना करने के बावजूद मेरे सीक्रेट रूम में आई। मर जाती तो मर जाती, आई डोंट केयर। मुझे किसी के लिए अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखना। मेरे दिल के हर नरम गोशे की हकदार मेरी बीवी होगी, ना कि ये राह चलती लड़कियां। अपने ख्यालात की नफी करते कहा था उसने। फिर रेस्पिशन पर खड़े होकर उसने एक पेपर पर फह के घर का लैंड नंबर लिखा था और उसका पूरा नाम। ये जवाद को दे देना, इस लड़की के घर का नंबर है, ठीक हो जाए तो उसके घर इतला कर देना। रेस्पिशन को कहते हुए अगले पल ही वहां से चलता बना था। तुझे क्या हुआ है बाबू भैया? वो पार्टी से वापसी पर घर के लिए निकल रहे थे जब अरहम ने पार्किंग तक पहुंचते कहा था। एहाब से जो कब से किसी की तलाश में इधर उधर नजरें घुमा था। कहा, कुछ नहीं यार, और ये मुझे बाबू भैया बुलाना बंद करो वरना दांत तोड़ दूंगा। एहाब ने गुस्से से कहा था। किसको ढूंढ रहे, कोई टकरा तो नहीं गई? अरसम ने छेड़ा था उसे। जब उसने उसे आवाज दी थी ऊपर से तो उसने देखा था वो किसी लड़की से बात कर रहा था। नहीं यार, मैं बस वैसे ही। एहाब ने अरसम की नजरों से पजल होते कहा था। तुझे क्या लगता है वो येलो सूट वाली लड़की और बजरी वाली बातें मैंने नहीं सुनी होगी? आराम ने भुमे चुकाते कहका लगाते कहा था। तो कुत्ते, तू वहां छुप कर खड़ा होकर मेरी बातें सुन रहा था? एहाब ने बदमजा होते उसे घूर कर देखते कहा था। और क्या, मैंने तो वीडियो भी रिकॉर्ड किया, दिखाऊं क्या? उसने एक और कहका लगाया था अपने हाथ में मोबाइल घुमाते। बड़ी कुत्ती चीज है तू आराम। रसम ने भी भरपूर कहका लगाया था। मुझे दे वो वीडियो, आराम देख, वो ऐसी लड़की वैसी लड़की नहीं, डिलीट कर। एहाब ने उसके हाथ से मोबाइल खींचते कहा था। वो ऐसी वैसी लड़की एक मुलाकात में पता चल गया। अरसम ने लब स्क्वाडते कहा था। डोंट टेल मी तुझे वन साइडेड लव हो गया। नहीं, वो क्या कहते, हाँ, पहली नजर का प्यार। उसने एहाब के आगे फिर से मोबाइल लहराते कहा था। अरम, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, आई एम बेम सीरियस। वीडियो मुझे दो या डिलीट करो। एहाब ने गुस्से से बेचैन होते कहा था सख्त लहजे में। रिलैक्स एहाब, क्या हुआ? अरसम ने कहा था। उसकी बेचैन हालत देखकर अरसम और हम दोनों ठिके थे। नहीं यार, मुझे नहीं पता, बट एहाब तुम जैसा कह रहे हो शायद वैसा ही हो, और नहीं भी, मगर जब से वो दूर हुई है मैं तब से बेचैन हूँ। आई फाइंड हर इन एवरीवेयर बट कांट फाउंड। उसने बेबसी से कहते आंखें बंद की थी। उसकी आंखों के सामने मिंतहा का चेहरा लहराया था। तू कहता तो हम अंदर जाकर बात करते हैं, ढूंढ लेते हैं। आराम ने उसकी हालत के पेश नजर कहा था। गाइस, क्या हो गया है? और आप इट्स जस्ट इंटरनेशनल सर पर सवार मत करो, रिलैक्स हो जाओ, घर चलते हैं।
अभी वक्ती टेंशन है, सब ठीक हो जाएगा। अरसम ने उसके कंधे पर हाथ रखते कहा था। हाँ, इहाब होता है कभी कभी, सर पर सवार मत करो। वैसे ये देख, मैं वीडियो डिलीट नहीं, आराम डिलीट मत करना, मुझे सेंड कर दो। इहाब ने टोका था उसे। ओके। उसने इहाब के सामने उसे वीडियो सेंड की थी, फिर अपने फ़ोन से डिलीट की थी। सुबह होती फिर यूनि में मुलाकात। न्यू बैच आ रहा है, कुड़ियों के शिशके देखेंगे और आई एम श्योर तू इससे पहले सूट वाले को भी भूल जाएगा। उनको देखकर उसने इहाब से गले मिलते कहा था, है ठरकी खबीस रो। अरसम और इहाब दोनों ने एक साथ कहकर लगाते कहा था उसे, घर जाएगा। अरसम ने गाड़ी का लॉक खोलते पूछा था अरहम से। नहीं, अपने दिल को सुकून देने आंख विंक करके कहते वो अपने गाड़ी की तरफ बढ़ा था। ये नहीं सुधर सकता। इहाब ने अरसम को गाड़ी स्टार्ट करते देखते कहा था, मुझे ये समझ नहीं आती यह हरत वहां जाता क्यों है, बस रक्स देखने या किसी की जेद में। अरसम ने अफसोस से सारे हिलाते कहा था, इशाल ने भी तो बुरा किया है उसके साथ। इहाब ने अफसुर्दा लहजे में कहा था, इसे जो दिखाया गया है उसने वही किया, एक बार पता चल जाए ये हरकत किसकी थी, छोड़ूंगा मैं भी नहीं उसे। अरसम ने एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा था, रूप तो वैसे माशाल्लाह बहुत है तुम पर, उससे ज्यादा आया तो तुम्हारी खूबसूरत सालिम बदे निगला करेगी। उसने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचा था, वो उसके सीने में मुंह छुपा गई थी। उससे पहले वो उसे बाहों में भरता वो घबरा कर उठ बैठी थी, अपने चेहरे से पसीना साफ किया था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अभी कुछ देर पहले तो वो सोई थी ज़ुएशा के घर से आकर। याला ये कैसा ख्वाब है, क्यों वो शख्स एक ही मुलाकात के बाद मेरे आसाबों पर सवार है। नहीं, 2 दिन रह गए मेरे निकाह में, मैं हुसैन की बजाय उस लड़के का ख्वाब। कहाँ वो ब्रांड, कहाँ है, कहाँ मैं। मुझे सोचना ही नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों जब से मैं से टकराई हूँ उसे ही सोचे जा रही हूँ, और वो मेरे ख्वाब में भी। नहीं, मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। मेरे मालिक मुझे मुआफ़ फरमा। हाथों को जोड़ते कमरे की छत को देखते कहा था उसने, जबकि पलकें भीगी थी। तुम्हारी अक्कड़, तुम्हारा गरूर और ये जो तुम्हें अपनी पढ़ाई पर जोम है, ये सब मैं खुद खाक में मिलाऊंगा। उसके कानों में हुसैन के जुमले गूंजे थे, तुम्हारे हुस्न की सारी दिलकशी को तुम्हारे लिए नासूर न बनाया तो मुझे मुझे हुसैन ना कहना। किस लिए कतराती हो, ये हुस्न ये रहनाइयाँ एक दिन मेरी ही तो सजेगी, मेरी सेज को सजाएंगी। उसके लहजे की कराहत, उसकी लफ्जों की बाज गुज़श्त, कितने आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर बाहर आए थे उसके। या अल्लाह, मैंने कभी ऐसा तो नहीं चाहता, कभी ऐसा नहीं सोचा था, फिर क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। क्यों मेरा दिल ने कभी मुअज़्ज़म हुसैन के साथ की गवाही नहीं दी। क्यों मुझे हर वक्त उसके लहजे, उसके जहर से खौफ आया है, और क्यों मुझसे आज टकराने वाला शख्स मुझे अपने लिए फूल और जून लगा। प्लीज़ अल्लाह पाक, मैं इस रिश्ते की अजियत से कम दो चार थी कि वो शख्स भी पूरी आबो ताब के साथ मुझ में जगमगाने लगा है। मेरे आसाब को मेरे होने वाले शोहर का ताबे कर दे, या फिर इस नए बंदरे वाले बंदर को रोक दे। मुझे मुअज़्ज़म हुसैन अपनी ज़िंदगी में किसी रूप में भी नहीं चाहिए। प्लीज़ मेरी दुआ कबूल कर, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं कैसे सोऊंगी दिन बाद अपने ऊपर होते सितम को, इस शख्स की इस खुद पर सल्तनत को, जिसके लिए मेरे दिल में कोई जज्बा ही नहीं। तकी पर सगरा बेजान होते अपने टांगों को पेट से लगाए खुद को रोल करते वो बच्चों की तरह रोने लगी थी। मिंतिया को भेजकर वो अपने कमरे में आई थी, अलमारी से कपड़े लेकर चेंज करने गई थी, फिर बालों को हल्का सा बन बनाकर ढीले से ट्राउजर शर्ट में खुद के सरापे को देखा था। मैं बहुत कमजोर हूँ ऐसी, मैं वादा तो कर चुकी हूँ, मगर मेरा दिल बंद हो रहा है सुबह का सोच सोच कर। उसने गहरा सांस लेते कहा था, माऊ म्याऊ माऊ, बुनिया कहाँ थी तुम। उसने अपने पाँव के पास म्याऊ म्याऊ करती अपने सफेद बिल्ली को हाथ में उठाया था। इसकी आंखें गहरी नीली थीं। ये पर्शियन बिल्ली उसके साथ तब से थी जब उसकी 15वीं सालगिरह थी। उसी हैसम ने उसके पुरजोर शरारत पर दिलाई थी, और ज़ुएशा को अपने पजल बॉक्स के बाद आकर अपने किसी से मोहब्बत थी तो वो बोनिया थी। बोनिया, यू नो व्हाट, आज ज़ुशी बहुत डिस्टर्ब है। क्या ऐसा नहीं हो सकता सुबह मुझे तेज वाला बुखार हो जाए। उसने बुनिया को गोद में लेते बेड पर लेटते कहा था, और बुनिया ने नफी में सर हिलाया था। ज़ुएशा ने उसका इशारा देकर बुरा सा मुंह बनाया था। तुम्हें पता है, बुनिया बाबा कहते थे इंसानों से दूर रहो, इंसान गंदे होते हैं, बाहर की दुनिया गंदी होती है, वो कभी भी किसी को भी मार देते हैं, फैमिली तबाह कर देते हैं। ऐसी मेरी बात क्यों नहीं समझते। वो आंखें बंद किए बुनिया को पेट पर लिटाए, उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी, आंखों में आंसू तो आवाज में अजीब सा दर्द था। बुनिया ने भी ज़ुएशा की देखा देखी आंखें बंद कर दी थी। मेरा दिल करता है बस मैं इस 4 दीवारी में रहूं, कभी किसी का सामना ना करूं। मेरा दिल चाहता है दादू और हसी भी कहीं ना जाएं, वो हमेशा घर में रहें। मेरी जान हलकान होती रहती है जब तक वो बाहर से गए घर नहीं लौटते।
उसकी आवाज में दर्द था, आवाज भर्राई हुई थी, आंसू निकलकर तकी में जज्ब हो रहे थे। मुझसे ज्यादा भी कोई बदकिस्मत लड़की होगी जिसने अपनी जिंदगी के इतने साल सिर्फ डर की कैफियत में गुजारे। हर आने वाली सांस ने मेरा डर बढ़ाया है। वो अब हिचकियों से रो रही थी। बोनिया ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा था, अपना अगला पांव आगे बढ़ाकर पांव से उसके गाल को सलाया था और फिर दोबारा से उसके सीने पर सर रख दिया था। वो रोज रात को ऐसे ही उससे बातें करती सोती थी। अब भी वो रोते बातें करते आंखें बंद कर गई थी। उससे पहले कि वो गहरी नींद जाती, कोई खुली खिड़की में से कूदा था और कमरे में आया था। खटके के शोर से उठी थी, आंखें खुली थी, मगर अगले लम्हे किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी गर्दन को पीछे से दबोच कर बेड के साथ लगाया था और उसको इतनी जोर से जकड़ा था कि उसमें हिलने की भी हिम्मत ना रही थी। "जे छोड़ो, कौन?" उसके लफ्ज हल्क में ही फंसे थे। उसकी गिरफ्त में वो बिन मछली की तरह तड़पी थी। खुद को छुड़वाने के लिए हलकान हुई थी, मगर वो 1 इंच भी नहीं हिल सकी थी। अपनी जगह से जरा सी जुम्बिश भी नहीं कर पाई थी। वो बूढ़ी ने मामू करना शुरू किया था। जोशिया की हालत देखकर उस आने वाले ने बोनिया की तरह गन की थी ट्रिगर पर उंगली रखी थी। "डोंट शूट हर प्लीज।" उसके आंसू कतलों की सूरत बहने लगे थे। बेबसी की इंतहा थी। किस किस को मरता देखती अपनी आंखों के सामने।